जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश के स्वामी आप लोगों के लिए आईएएस का प्रीलिम्स का जो अहम पार्ट होता है सीसेट वाला, उसके लिए यहाँ पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा जनरली बहुत सारे बच्चे जो आईएएस से की तैयारी करना चाहते हैं और आगे इस एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं। एक चीज़ इनमें कॉमन देखी होगी आपने कि आजकल जो रूटीन वर्तमान में जो रूटीन चल रहा है पब्लिक का, जो बच्चे हैं वो क्या है कि 10th या 12th में ही अपना इस प्रकार से प्लान सेट करने लग जाते हैं कि हमें आईएएस बनना है, और ये प्लान बहुत ज़्यादातर संख्या में बढ़ता जा रहा है। इस वजह से आप देखेंगे 2023 वाला सीसेट जो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा वाला पार्ट है, वो सरकार ने जानबूझ करके इतना मजबूत बनाया है ताकि हर कोई बंदा ये नहीं सोच पाए कि मुझे भी आईएएस की तैयारी करनी है। क्योंकि आज देखा आपने कि हर बच्चा मतलब 10वीं 12वीं पास होती तुरंत बोले क्या बनेगा, बोले आईएएस बनूंगा। अब जब सब बच्चे आईएएस बनेंगे तो और वैकेंसियों को क्या होगा। इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ करके इसका लेवल जो है पेपर का वो हार्ड किया है, वो सोच समझ करके किया है ताकि इसमें क्या है कि सेलेक्ट बच्चे जिनको नीड है, जो वास्तव में ही इस प्रकार की इच्छाएं रखते हैं, वो बच्चे ही इसमें ट्राई करें। तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें अटेम्प्ट भी कुछ होते हैं आईएएस के अंदर। इसके अटेम्प्ट्स का कई बच्चों को इस प्रकार का भ्रम होता है कि साहब अटेम्प्ट्स में कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, और क्या हम एग्ज़ाम नहीं देंगे लेकिन फॉर्म फिलअप कर दिया तो अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे मन में प्रश्न रह जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। यदि आप एग्जाम सेंटर तक चले गए हैं लेकिन अंदर जाकर के आपने साइन नहीं किया है तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। यदि आपने साइन कर दिया अंदर जाकर के या दोनों में से एक पेपर भी दिया है प्री वालों में से, तो भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि हमारी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं है और हमें प्रॉपर इसी पर वर्क करना है और इस बार हमारी तैयारी नहीं है, तो आप थोड़ा सा क्या है कि उसको डिले कर सकते हैं ताकि आपका अटेम्प्ट खराब ना हो। दोस्तों आप देख रहे हैं आईएएस प्री में जो दो पेपर होते हैं यहाँ पर, और एक होता है सामान्य अध्ययन का, जिस पेपर में टोटल जो है आपके पास से क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और लगभग पिछले वर्षों का कुछ अनुपात देखें तो उसका एवरेजली परसेंटेज आता है कट ऑफ 50%। एवरेजली कट ऑफ हो जाता है इसका 50%। इसका मतलब आईएएस से प्रीलिम्स में आपका जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सामान्य जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसके अंदर ये 50% आपको अंक लगभग लाने पड़ेंगे। लेकिन रोचक बात जो बहुत कम बच्चों को आजकल पता होती है, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जनरली क्या होता है कि आज कोई भी माता पिता अपने बच्चे को क्या है कि बहुत ऊंची से ऊंची पोस्ट पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर वैकेंसी जो होती है ना वो लिमिट की होती है। ऐसा नहीं कि हर माता पिता का बच्चा आईएएस बनेगा, लेकिन हाँ अगर उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर गुण है, तो हर माता पिता का बच्चा आईएएस बनना चाहिए यदि वैकेंसी होती है तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो कि हमारा सपना जो है ना, अगर आईएएस का बनना है तो उसके पूरे आयाम हम जानें कि आईएएस बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, मेंस में क्या करना पड़ेगा, कितना धैर्य रख करके चले, किन किन क्लासों को ज्वाइन करेंगे, कौन से संस्थान में पढ़ाई करेंगे, मीडियम क्या रहेगा, आगे जा करके इसका क्या फ्यूचर है। सारी चीज़ों पर आकलन करना चाहिए। जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें इन चीज़ों का आकलन कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चले किसी के बहकाव में आकर बोले आईएएस देना है, पता चला इधर 2-3 साल से लगे हुए हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में फिर हम मानस चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि चलो अपने तो एसएससी, रेलवे, बैंक और आरएस ही सही है। और कई लोग इसलिए आईएएस देना चाहते हैं कि अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस नहीं भी बने तो आरएस तो कम से कम बन ही जाएंगे। बहुत गलत धारणा है। मेरा मानना है बच्चों इसमें कि जो आपकी तैयारी, जिस आपके एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप वही बनिए ना। इस दुनिया के अंदर आपको यदि पता हो तो हर इंसान का एक सपना होता है और वास्तव में हर इंसान का जन्म किसी न किसी नेक कार्य के लिए होता है। यदि हम ये ठान लें कि मुझे ये काम करना है तो वो काम होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु हम इस ठानने के पीछे
कुछ बाधाएं आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी हम शुभ कार्य करने की कोशिश करते हैं तो आपके दोस्त बुला ले जाते हैं, आपको डिस्टर्ब कर देते हैं, और आप पढ़ाई की बढ़िया रात को टाइम टेबल बना करके सेट करते हैं कि साहब बढ़िया कल सुबह 6 बजे उठूंगा, पता चला 8 बजे उठते हैं आप, और मतलब सारी प्लान आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो किसी भी माइंड को, हमारा जो माइंड है उसके अंदर मतलब हमारा बॉडी का जो ड्राइवर है ना, वो हमारा माइंड है, और वो हमारी बॉडी को ड्राइव करता है। बॉडी कहती है सो जा, माइंड कहता है जग जा, तो इसका कहना नहीं मानती है। तो इस बॉडी को बस में लाने के लिए माइंड को, इसको धीरे धीरे वर्कआउट में लाना चाहिए, धीरे धीरे इसको अपने अनुसरण में लाना चाहिए कि ये अपने हिसाब से चलने लग जाए। कि देखिए ना बच्चों, यदि मान लो कोई बस जा रही है, अगर उसके ड्राइवर के अकॉर्डिंग ड्राइवर को उसको राइट टर्न कराना, लेकिन अगर वो लेफ्ट टर्न कर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। इसलिए कई बार हमारा माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी नहीं चलता है, तो फिर ऐसी जगह पर हमारा तैयारी करना क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले एक बस की चीज़ करिए, आप हमारे बॉडी को हमारे माइंड के अकॉर्डिंग चलाना सीखिए। इसको थोड़ा धीरे धीरे क्या है कि आप व्यवस्थित करेंगे, धीरे धीरे ढालेंगे, तो अपने आप ये शरीर जो है आपका माइंड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पेपर है बेटा। ये हमारा मतलब जो है इसमें कोई खास रोल नहीं है कि हम इसमें पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो खास रोल है इसके अंदर जो सेकंड पेपर होता है बेटा, जो सेकंड पेपर होता है आपके पास में, और सेकंड पेपर के अंदर जो आईएएस का सी सेट वाला पार्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट, इसके लिए हम बहुत ही अच्छे से एक अच्छी रणनीति बना करके, मेरे पास मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके काफ़ी बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अगर आप, मैं एक्चुअल में 15 सालों से लगातार रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो कई बच्चे कनेक्ट हैं। तो बच्चे कहते हैं कि सर अब अगर आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत अच्छा है, आप ये कथन पूर्वधारणा सारा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, तो क्यों ना आप इसी पार्ट को लें। तो समझ करके रणनीति बना करके, और मेरी पूरी टीम के साथ में इसमें उतरा हूँ, क्योंकि इसमें रियली बताऊँ तो अगर आपके पास इस पेपर में देखा जाए तो पास होने के लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को चुनना पड़ता है। मतलब आपको पहली बार ऐसा फील होगा कि आईएएस में जो सेकंड पेपर है उसमें पास होने के लिए क्या है कि आपको चुनिंदा क्वेश्चनों को चुनना पड़ेगा। अच्छा, इसकी खास बात यह है बच्चों कि आपने देखा है ये सी सेट वाला पार्ट, सबसे पहले कॉपी इसकी चेक होगी, और इसके अंदर कम से कम 33% अंक लाना आवश्यक है। इसका पेपर जो होगा, इसमें 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 घंटे का, और इसके लिए मार्क्स 200 ऑब्टेन होंगे, और इसके लिए आपको टोटल 80 क्वेश्चन मिलेंगे। 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स मिलेंगे, और 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। ये आपका क्या है कि इस प्रकार का शेड्यूल रहेगा। तो आप देखेंगे इसमें लगभग हम देखें तो आपके पास में 2.5 नंबर का जो है एक क्वेश्चन पड़ेगा, 2.5 नंबर का मार्क्स का एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, इसके अंदर क्या है कि आपकी 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग ये भी होगी इसके अंदर। इसका मतलब सीधा सीधा आप यूं समझिए कि यदि आपने यहां पर एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका मामला बराबर हो गया। ये बहुत ही रणनीति के साथ में, ऐसा नहीं मैंने स्टडी किया पूरा, इसमें बहुत ही रणनीति के साथ में सरकार यहाँ पर आ रही है। सरकार ने क्या चाहा है कि यदि कोई बच्चा ये सोच ले कि मैं सी सेट तो वैसे तुक्के लगा करके कर दूंगा, और अगर वो मान लो ऐसा प्लान कर ले कि मैं सारे ही विकल्पों का ए आंसर कर देता हूँ, तो देखो वो 3 क्वेश्चन क्या है कि गलत होगा, 1 क्वेश्चन सही होगा, और अपने आप एवरेज क्या हो जाएगा, बराबर। यदि आपने पूरे क्वेश्चन एक ही ऑप्शन कर दिए तो भी आपका एवरेज क्या हो जाएगा, बराबर, लगभग ऐसा हो जाएगा। तो देखो 80 क्वेश्चन से 2.5 नंबर का पर क्वेश्चन है, 1/3 इसके मार्किंग है। अब देखो 33 प्रश्नों के लिए हमें लगभग यूं कहूं कि 28 क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे, लगभग 28 क्वेश्चन करने अपने को पड़ेंगे। 28 क्वेश्चन यदि हम छांट लें इन 80 क्वेश्चनों में से, तो हमारा मतलब यूं कहूं कि ये जो सी सेट वाला पार्ट है दोस्तों, ये कवर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि आप केवल 28 ही करके बैठ जाएं, ये हो सकता है आपको कंफर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं, 28 भी कर सकते हैं। यदि
लेकिन रियल इफेक्ट मैं बताऊं आपको, यहाँ पर बच्चों को 80 में से लगभग 20-25 क्वेश्चन में एवरेजली मानता हूँ जो सही आते हैं। बाकी बच्चे क्या है कि एवरेजली इनको एडजस्ट करता है कि जैसे कम आ रहा है, उतार चढ़ाव है, तो उसको एडजस्ट करके क्लिक कर देता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 28 का एवरेज देखना है, जहां आपको ये लग जाए कि 28 मार्क्स में अपन क्या है कि बिल्कुल जो क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल सटीक जा रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं, तो आप इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जरा, इस 28 से मार्क्स लाने के लिए आपके 28 क्वेश्चन जो आपको करने के लिए इस 80 क्वेश्चन वाले पार्ट्स में से 80 क्वेश्चन वाले पार्ट्स में से 80 जो क्वेश्चन होंगे आपके, उन 80 क्वेश्चंस में से आप देखेंगे लगभग आपके 28 से लेकर के और 32 क्वेश्चन तो लगभग क्या होते हैं बेटा, परिच्छेद के होते हैं। परिच्छेद जो आपके पास में वो आता है उसके होते हैं, कॉम्प्रहेंशन का पार्ट होता है 28 से लगभग 32 क्वेश्चनों का, तो ये पार्ट होता है। और लगभग बेटा इसी के अंदर अगर अपन देखें तो इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, मैथ्स का पार्ट होता है लगभग 30 से लेकर के और 35 क्वेश्चन का लगभग ये पार्ट आपका होता है। तो हम 30 एवरेजली मान लें तो 60-65 नंबर का ये मामला हो गया आपके पास में, 60-65 क्वेश्चन तो इनके हो गए। फिर बेटा आपका क्या बचता है, एक रीजनिंग वाला पार्ट रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो बचता है, जिसके लगभग आपके पास में 30, 35, 60, 65 और ये 15 क्वेश्चन के आसपास लगभग रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम मोटी मोटी गणित ये देखें कि यदि जिस बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है वो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन करेगा, वो इन चीज़ों में नहीं जाएगा क्योंकि उसका काम मैथमेटिक्स ही करेगी। मतलब उसको प्रीलिम्स पास कराने के लिए, सीसेट वाला पार्ट पास कराने के लिए ये आपके मैथमेटिक्स कवर करा देगी। एक बात मैं और बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो पेपर जो सेकंड है वो पहले चेक होता है, ये चेक होने पर इसमें निम्नतम 33% अंक यदि आपने प्राप्त किए तो ही गवर्नमेंट आपका ये वाला पेपर चेक करेगी, अदरवाइज आपका पेपर ही चेक नहीं करेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, मतलब पास करना ही पड़ेगा आपको। अगर मान लो इसमें आपने क्या है कि पास नहीं किया, इसमें भले ही आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आ जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। लेकिन यदि मान लो इसमें आप पास हो गए और इसमें आप कट ऑफ में नहीं आते हो तो भी आप फेल माने जाओगे। और आपको दोनों रणनीति को लेकर चलना है बच्चों। ये सबसे पहली बात तो ये कवर हो सीसेट वाला पार्ट, उसके बाद में ये वाला जो है इसमें भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका प्रीलिम्स कवर हो पाएगा। तो इसमें देखेंगे हम जरा कि 80 क्वेश्चनों का ये मामला था। अब हम क्या है कि ये मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे कि जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो तो केवल इसको करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है लेकिन लगभग देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन रूटीन वाइज दिखा तो कर लेते हैं, नहीं दिखा तो नहीं करते हैं। वो कुछ मैथ के कर सकते हैं और बाकी पार्ट्स के कर सकते हैं, करने ही पड़ेंगे उनको बाकी पार्ट्स के, अगर मैथ कंप्लीटली उनकी ठीक नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं साहब मैथ का नाम लेते ही तो हमें नफरत होती है, मैथ को तो छोड़ो, तो उनको सबसे पहली कमांड तो इन पर करनी पड़ेगी, 15 क्वेश्चन तो उसको रीजनिंग के आने चाहिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन के बाद में आपका जो परिच्छेद वाला पार्ट है, कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, जिसमें 28 से लेकर 32 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इस पर भी पकड़ होनी चाहिए। और ये परिच्छेद वाला पार्ट जो है बेटा मैं आपको दे दूं, अपठित गद्यांश आते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं होते, पहले बिल्कुल नए आते हैं, जिसमें ज़्यादातर साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और उसमें क्या है कि वो बड़ा सारा पैराग्राफ आता है जिसमें बच्चा पढ़ करके जहाँ से शुरू करता है वहाँ से दूसरी तीसरी लाइन पहुँचती डाटा ज़्यादा मिलते हैं, कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं, इस कारण तीसरी लाइन में पहुँचते पहली लाइन के डाटा भूल जाता है, चौथी लाइन में पूछते ही दूसरी लाइन के डाटा भूल जाता है और आखिरी में पढ़ते पढ़ते पहले वाले डाटा भूल जाता है। इसलिए हमें क्या है कि उसमें बहुत ही एक स्ट्रेटेजी के साथ में आना पड़ेगा कि हम कैसे परिच्छेद वाले प्रश्नों को हल करें। तो ये देखो, मैं जो यहाँ पर आपको ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ये मेरा विषय नहीं है, अगर आप लोगों को ज़रूरत होती है, आप लोगों का साथ रहा तो मैं मैथमेटिक्स के बहुत ही बेहतरीन टीचर यहाँ पर लगा करके इस पार्ट को कवर कराऊंगा। लेकिन ये दो पार्ट्स मेरे, एक तो कौन सा बेटा रीजनिंग वाला पार्ट्स और एक कौन सा परिच्छेद कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट, ये हमारा मजबूत है। मतलब इसका मान लें अपन लगभग इसके 30 क्वेश्चन और इसके लगभग 15 क्वेश्चन बराबर 45 क्वेश्चन वाला मामला जो है मेरे द्वारा ही आपको सॉल्व करवाया जाएगा। 45 क्वेश्चन का मामला है, मतलब 45 क्वेश्चन आप यहाँ से करने वाले हैं।
तो आपका अगर मान लो ये 45 भी कर देते हो तो आपको मैथमेटिक्स करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप ये कहते हो सर देखो 15 में से यहाँ पर मैं एवरेज नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में कितना ही बड़ा टीचर हो, ये रीजनिंग है और रीजनिंग के अंदर जब मैंने 15 साल से इतना अनुभव किया है और आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, लेकिन ये 100% नहीं बोला जा सकता। आप सोचिए बच्चों, दुनिया के अंदर यदि 100% कहीं पर भी बोला जाता है तो वो उतना ही गलत है जितना सही बताया जा रहा है। इसका मतलब यूँ कहूँ कि जैसे इसमें बहुत सारे क्या है कि एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जीके भी इंक्लूड होता है, जीएस भी इंक्लूड होता है, इंग्लिश भी इंक्लूड होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास में एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया भारत और यहाँ पर नई दिल्ली, तो मतलब भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, और यहाँ पर अमेरिका आ गया। तो चलो अमेरिका तो मैंने ऐसा नाम दे दिया जिसका नाम सुना है, जिसकी कैपिटल का नाम भी आप लोग जानते हैं, लेकिन मान लो यदि ऐसा देश का नाम दे दे जिस देश का नाम ही आपने पहली बार सुना हो, तो बेटा ये मेरा भी और आपका भी सबका खालिस्तान जाएगा। तो हम एवरेज नहीं मान के चलते हैं कि इसमें हमें 14 क्वेश्चन तो आपको करीब करीब 99% यहाँ पर सही करवा दूंगा। अब रही बात 14% वो हो गए, अब आपको और कितने करने, 14 क्वेश्चन। इसमें से जो आपके ये जो आपके लगभग 28 से 32 क्वेश्चन आ रहे हैं परिच्छेद के, अगर आपने मेरी इसमें प्रॉपर क्लासें ली, पूरा शुरू से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर एंड तक इसको प्रॉपर रूप से आपने देखा, इसकी नियमावली को समझा, एक्चुअल में क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट इसमें इंक्लूड होता है, जिसके अंदर पूर्वानुमान आपकी जो है पूर्वानुमान के अलावा इसमें पूर्व धारणा भी इंक्लूड होती है, इसके अंदर निष्कर्ष भी आता है, इसके अंदर जो आपका संक्षेप होता है, सारांश, वो भी इसमें काम में आता है। तो बच्चे को उसका नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले तो, मतलब जो बच्चा इस परिच्छेद पर अटैक करना चाहता है, परिच्छेद वाले क्वेश्चनों को करना चाहता है, उसका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, ये परिच्छेद वाला पार्ट है, अगर इसमें से हम जो है नाना करते भी, यदि आप मेरे रेगुलर रूप से इसकी क्लासें ले लेंगे किसकी, परिच्छेद की, तो इसमें भी करीब करीब आपके 14 क्वेश्चन तो ये हो गए, इसमें मैं कम से कम आपके 20 क्वेश्चन आपके इसमें करवा दूंगा। तो 14 + 20 बराबर कितने हो गए आपके पास में, फिर भी 34 आपके पास क्वेश्चन प्रॉपर रूप से यहाँ पर हो रहे हैं। यदि आपने केवल ऑनलाइन क्लासेज भी ली तो बता रहा हूँ मैं, और आपने बहुत कम मेहनत की, केवल मुझे देखा ही, केवल क्लास लेते लेते देखा ही, और क्लास लेने का तरीका, क्वेश्चनों को गद्यांशों को पढ़ने का तरीका भी बहुत अहम भूमिका निभाता है इसके अंदर दोस्तों। कारण क्या होता है कि हम गद्यांश को पढ़ते हैं, पुराना वाला पार्ट भूलते जाते हैं, अगला वाला पार्ट चलता जाता है। इस कारण हम क्या है कि ये समझ ही नहीं पाते कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर, एक तो कौन सा रीजनिंग वाला पार्ट और एक आपके पास परिच्छेद वाला पार्ट का अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे पास में जो सी सेट वाला जो पार्ट है, इसके अंदर हम पासिंग मार्क्स ला पाएंगे और उससे ज़्यादा ला करके कुछ कर भी नहीं पाओगे। रियली में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा होता है लेकिन हमारी एनर्जी हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, रीजनिंग के अंदर। ये लोग बात कहते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सुनते हुए कि साहब रीजनिंग के लिए तो दिमाग चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें दिमाग की आवश्यकता होती है। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में केवल और केवल एक सिद्धांत पर मैंने रीजनिंग आज दिन तक न जाने हजारों बच्चों को पढ़ाई है ऑफलाइन, और हजारों बच्चे इसका लाभ उठा पाए हैं और हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मैं तो एक ही कहता हूँ कि इसमें जितना आप प्रश्न देख रहे हो, उस प्रश्न को आपको पढ़ने में आना चाहिए, आपको उस प्रश्न को समझ में आना चाहिए। कई बार आप प्रश्न कुछ और होता है और कर कुछ और देते हैं। जैसे यदि मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं रीजनिंग का ही कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो दोस्तों 70% बच्चे, अगर मैंने पूछा कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 70% बच्चे 29 फरवरी ढूंढने लग जाएंगे, जबकि मैंने केवल 400 वर्षों में 29 तारीख पूछी है, जो कि बेटा जनवरी में भी आएगी, अगर अधिवर्ष हुआ, लीप ईयर हुआ तो फरवरी में भी आएगी, मार्च अप्रैल में तो आएगी। मतलब एक साल के अंदर 11 बार तो पक्की आएगी ही सही। ठीक है, तो कहने का मतलब है अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। प्रश्न बोलता है वर्णमाला के दिए गए इस शब्द के अंदर इन दोनों अक्षरों के मध्य यहाँ कितने अक्षर है, बच्चा पहुंच जाता है वर्णमाला में, गलती कर बैठता है। इसका मतलब है आपने एक चीज यहाँ पर फॉलो करना होगा दोस्तों, एक भगवान की आरती बहुत ही स्लो मोशन की, आजकल की तड़क भड़क आरतियों को छोड़ो, बहुत स्लो मोशन की आरती आपने सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे की आरती। उसके अंदर आपने एक पंक्ति नोट की होगी, कभी पढ़ा हो तो, कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं कहता हूं दोस्तों, इस परिच्छेद को आप पढ़ेंगे, इन रीजनिंग के प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, इसमें कहीं पर भी आपका कुछ भी नहीं लग रहा है,
आपका कोई भी चीज पार्ट यूज नहीं हो रहा है, केवल और केवल वो गद्यांश को वहां से पढ़िए और उस पढ़िए करके ही गद्यांश में से उत्तर देना है। रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़िए और उसमें से ही उत्तर देना है। इसका मतलब यूं को आपका दिमाग में हलचल नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग क्या है कि वैसे ही पीड़ित हो जाता है बेवजह की चीजों से। परिच्छेद पढ़ा, एक परिच्छेद पढ़ने में हमारा सिर में दर्द हो जाता है, दूसरा हमारा माइंड जो है घबरा जाता है कि यार अब आगे नहीं होगा, इस बार तो क्या है कि पेपर गया, इस साल खराब हो गया, अपना अटेम्प्ट खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न को माइंड तक में ले जाइए, आप उसके डाटा को वहां पर अंडरलाइन कीजिए कि जो डाटा आपको काम का दिख रहा है वहां पर उस डाटा को अंडरलाइन कीजिए। इवन मैं कहूंगा बहुत सारे टिप्स है इसमें। एक्चुअल में क्या है कि ऐसे गद्यांश आते हैं जिनमें एक प्रश्न होता है तो उसमें पहले ही प्रश्न को पढ़ लेंगे हम, ताकि हमें पता चल जाए कि समुद्र में से निकालना क्या है। नहीं तो हम बेवजह ही समुद्र में गोते लगा रहे हैं। इसलिए समुद्र में गोते लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना क्या है उसमें से। तो दोस्तों वो चीज हम वहां से निकाल लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपके पास है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा रीजनिंग और कॉम्प्रेंशन, ये दोनों पार्टों से क्या है कि ये मजबूत पार्ट आपका बन जाएगा। और सी सेट के लिए बहुत अच्छी रणनीति के साथ में हम यहाँ पर आए हैं। तो इसके अलावा जो है आपके पास में मैथमेटिक्स वाले कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, वो मैथमेटिक्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे क्या है कि अपने आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि सिस्टम को देख सकते हैं बेटा। तो इसमें आपको इन लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दोनों पार्ट के लिए अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। ये सेशन जो मैंने पहला लिया है केवल और केवल आपका इस प्रकार का इन बातों को और इस प्रकार का विश्वास को बढ़ाता है कि हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो बेटा कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट जो है मैं आपको क्या है कि मेरे एप्लीकेशन में दे दूंगा। बाकी ये कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट में आपको, अगर आप सब लोगों का साथ रहा, आप लोगों के जितने भी सी सेट के साथी लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं, अन्य कई जगह से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोगों ने शेयर किया इस चीज़ को कि मैं ऐसा लेना जा रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि सी सेट का कहीं भी बड़ी कोचिंगों में, संस्थानों के अंदर क्या होता है, ये तीनों सब्जेक्टों के लिए, तीनों चीज़ों के लिए एक ही टीचर रखा जाता है। कारण क्या है कि उनको पेमेंट में सहूलियत होती है। दूसरी बात, उनको 3 बार 3 अलग अलग फैकल्टियों को कॉल करके क्लासों का डिटेल नहीं बताना पड़ता कि साहब आज आपकी क्लास है, आज आपकी क्लास है। मैं जनरली देखा कई जगह से मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, वो कहते हैं साहब मैथ पढ़ाओ। मैंने सर मैथ नहीं पढ़ा सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैथ आप सर सब पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ा लीजिए। मन का सर आप इतनी बड़ी संस्थाएं रखते हैं, अगर आप मैथ मेरे से धीरे धीरे पढ़वाएंगे तो जो लोग 15 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं वो मेरे से बेटर पढ़ाएंगे कि मैं बेटर पढ़ाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, सब्जेक्ट विशेषज्ञ होता है। यदि हमें किसी चीज़ की कम नॉलेज है, यदि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उसमें पब्लिकली नहीं होना चाहिए हमें। कारण क्या है कि पब्लिक का भविष्य आपके हाथों में, एक टीचर के हाथों में होता है, और ऐसे में मैं ये गलती नहीं कर सकता। इसलिए मैंने मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल छेड़ा भी नहीं। हाँ, अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का ग्रुप ने मुझे साथ दिया पूरा सब कुछ, तो मैं सी सेट का एक बहुत ही बेहतरीन टीचर जिसका नाम चलन में होगा, ऐसा टीचर आपके सामने ला कर दूंगा ताकि आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। बाकी ये 2 पार्ट मेरे हैं, इसमें मैं आपको सोचने, बोलने, समझने का बिल्कुल भी इतना सा भी इधर उधर होने का मौका नहीं दूंगा। आपका पूरा पार्ट यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस क्लास को देखने सुनने के बाद में मैं जल्द ही आपके पास से कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, जिसमें पहले वीडियो के अंदर पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपका पूरा बेस होगा कि किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्नों को करना चाहिए। ये सारा बेस को ध्यान में रखते हुए फिर आगे के जो वीडियोज होंगे उनके अंदर क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर आने वाले नियम वहाँ अलग होंगे, लेकिन यूनिवर्सल रूल्स भी होते हैं कुछ, वो पहले ही वीडियो में क्लियर होंगे। तो इसके बाद में जो बनाया जाने वाला पहला वीडियो है, एक और बात बता दूँ दोस्तों, मैं 2009 लास्ट से पढ़ा रहा हूँ, और ऑफलाइन क्लासों के हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पर हमने क्लासें ली। इवन कोरोना से पहले हमारे पास कम से कम 11-11 घंटे क्लासें होती थी, हमारे पास कोई मतलब बेच में खाली जगह नहीं मिलती थी। लेकिन कोरोना के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑफलाइन की स्थितियाँ ऑनलाइन में बढ़ने की वजह से थोड़ी सी कम हुई, और हमने कभी रियली में, हमारे पास इतने बड़े बड़े ऑफर आते थे, कभी ऑनलाइन पे ध्यान दिया ही नहीं। और अब हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जिनका जन्म ही ऑनलाइन में हुआ है, इस एजुकेशन से हुआ है,
वो लोग, आज मैं कभी कोई वीडियो देखता हूँ उस प्रकार के रीजनिंग के या इस प्रकार के वीडियो देखता हूँ, मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं, और आजू और इस बात को बताते हुए कि लाखों फॉलोअर्स उन लोगों के, और मैं देखता हूँ तो ऐसा फील करता हूँ कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं इससे मैं काफी बेटर पढ़ा पाता हूँ, काफी बेटर पढ़ा चुका हूँ अब तक। लेकिन मेरे पास ये जो संख्या है ये ऑफलाइन वाली तो दिखती नहीं है, ऑनलाइन वाली यार यहाँ पर सबको दिखती है। तो बेटा सबसे मेरा जो एक मैंने नहीं किया वो ये चीज रही कि मैंने ऑनलाइन डाटा ऑनलाइन लोगों तक नहीं पहुंचा। तो कुछ बच्चों ने मुझे अभी कुछ ही 1-2 महीने से काफी बच्चे प्रेरित कर रहे हैं कि सर प्लीज आप ऑनलाइन आइए, और ऑनलाइन में आपको अलग संख्या मिलेगी, वहां पर आप जितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, उनकी संख्या सबको दिखेगी। यहाँ पर ऑफलाइन में हम कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनकी संख्या सबको नहीं दिख रही। दूसरी बात, यदि सर आपके पास क्वालिटी है तो क्यों आप कम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? क्यों आप इंडिया लेवल पर पूरे बच्चों को, जो कोई बच्चा यहाँ पर बिहार में है, कोई एमपी में है, कोई केरल में है, कोई कहाँ पर है, सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मैंने भी इस प्रकार की धारणा बनाई है कि क्यों न सब बच्चों को शिक्षा दी जाए। अगर हमारे पास नॉलेज है और नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो दोस्तों मैं एक ऑफलाइन टीचर हूँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन में कुछ कभी कभार आगे पीछे होना, ये बोर्ड ऐसे मतलब सेट नहीं होना, ये मेरे से गलतियां होगी, ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन एजुकेशन के मतलब जो अपना कंटेंट है उसको लेकर के कोई गलतियां नहीं होगी। कारण क्या है कि ऑफलाइन टीचर रहे लेकिन ऑनलाइन में कभी कभार बोर्ड किसकी जगह ये हो जाए, आगे पीछे हो सकता है, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लग रहा मुझे। इसलिए मेरे YouTube चैनल पर जो रीजनिंग वर्ल्ड के नाम से है, उस पर आप देखेंगे तो अभी तक शायद बहुत कम उसमें सब्सक्राइब है। जो भी बेवजह कर दिए होंगे, हमने तो कभी क्लासों में कहा ही नहीं, वो बेवजह कर दिए होंगे, उसमें कोई कंटेंट भी नहीं डाला। अभी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग जितनी भी आपका ग्रुप है उसमें एक तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जब आपने मुझे ये कहा कि सर आपकी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो आप लोग उसमें अपने जो दोस्त लोग हैं उनको ये चीज़ शेयर करना। और हम लौटते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, जिसमें परिच्छेद कॉम्प्रिहेंशन पार्ट फर्स्ट हम लेंगे, जिसके अंदर पूरा उसके रूल्स और रेगुलेशन पढ़ाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि जितनी डेफिनेटली, जब मैं आज यहाँ पर आके खड़ा हुआ हूँ तो डेफिनेटली जितनी क्लासें यहाँ पर वर्तमान में चल रही है यूट्यूब पर, तो उनमें से कभी कभी मैं रियली में कभी 2 घंटे की क्लास, किसी की 1.5 घंटे की क्लास, मैंने शायद उसको बहुत फास्ट करके 5-10 मिनट भी नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बता रहे हैं ना ये बिल्कुल क्लिक है, इससे अच्छा और बेहतर मैटर है मेरे पास में, तो मैंने क्लिक करके या फास्ट उसको 2x5 की स्पीड में फास्ट करके भी देखा। पर कोई कंटेंट जो मेरे पास है, जो मुझे लगा कि हाँ, मैं मैदान में तभी उतरता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ मार्केट में जो दी जा रही चीज़ है वो बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं है और मैं इससे ज़्यादा सफिशिएंट दे सकता हूँ, बेहतरीन दे सकता हूँ, तभी इस मार्केट में मैं आने की ठाना है। तो बच्चों, आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। और अगली क्लास जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की फर्स्ट की जो हम लेने जाएंगे, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, और फिर उसके बाद में रीजनिंग का भी आपको, रीजनिंग तो एक्चुअल में क्या है कि मैं रेगुलर कोई इशू ही नहीं है रीजनिंग में, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर मैंने विशेष अभी रणनीति बनाई है कि ये आप लोगों का मजबूत होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं राजेश के स्वामी आप लोगों से आशा करता हूं कि अगली क्लास में आप लोग जो है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और जो ये आपके पास यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके और दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू ऑल ऑफ, ओके।